हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम के ऊपर, जिसको सरल लोलक कहते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, मीन पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, और इनसे होने वाले कुछ इफ़ेक्ट हम लोग देखेंगे कि लंबाई बढ़ा देंगे, द्रव्यमान पर ये निर्भर करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो आज जितना भी इसका मतलब कि बेसिक कंसेप्ट है उसका हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सरल लोलक पेंडुलम। तो सबसे पहले ए वाला पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, किसी बेस के साथ में लटका हुआ है लोलक, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन पॉइंट। अब ये जो लोलक की लंबाई है, इस लंबाई को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे एल ई से। एल मीन्स लेंथ, ई फॉर इफेक्टिव, डैट मीन्स इसको बोल सकते हैं इफेक्टिव लेंथ। इतना दो बात समझ में आ गया। ये आपका सस्पेंशन पॉइंट रहा, ये लंबाई है, इफेक्टिव लेंथ, और ये कोई वस्तु को यानी जिसको बॉम्ब बोलते हैं लटका दिया गया है। ठीक है, तो जैसे ही इस वस्तु को लटका दिया गया है तो लटका के बाद ये छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये अस्टेबल होगा, लटका के छोड़ दी, ये स्टेबल हो गया। तो ये वाला पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। कौन सा पोजीशन? एमपी सिर्फ लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। इस वाला पॉइंट को हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं, या पूरा लिख दीजिए मीन पोजीशन। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन हम लोग बोलेंगे। स्टेबल है, यानी यहाँ पे जो कोई बॉडी है ये हेल डोल नहीं रहा, एकदम स्टेबल कंडीशन में है। अब जैसे ही बॉडी ये स्टेबल कंडीशन में है तो इस बॉडी पर एक हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं यानी धक्का दे रहे हैं, लगा रहे हैं फोर्स। तो जैसे ही इस बॉडी को एज्यूम कीजिए, इस बॉडी पे जैसा ही फोर्स लगाएंगे तो एक क्या इधर तो नहीं आएगा, ऊपर क्यों ऐसा जाएगा। तो बॉडी मान लिया जाए कि फोर्स लगाने के क्रम में यहाँ तक आया। ठीक है, बॉडी यहाँ पहुँच गया। अब बॉडी यहाँ पहुँच जाएगा, एक ऐसा एकदम दूरी होगा, एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ इस बॉडी को इस फोर्स का इफेक्ट मतलब प्रभाव कम जाएगा, तो ये बॉडी आगे जाकर के स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, और रुक जाने के क्रम में इस बॉडी का जो वेलोसिटी होगा जीरो हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। बॉडी यहाँ था, फोर्स लगा दिए, यहाँ तक पहुँच गया, और जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक बॉडी ऐसे पहुँचेगा, तो जैसे ही यहाँ तक बॉडी पहुँचा, रुक गया। क्या जैसे ढूलिया ढूलते हैं तो ढूलने के क्रम में ऐसे ढूलते हैं, तो उसके बाद नीचे भी तो आते हैं कि गोल घूर जाते हैं, नहीं, सर्कुलर पाथ पर नहीं घूरते हैं। तो इस बॉडी के मास के कारण जहाँ पे मीन पोजीशन की ओर ये वस्तु था, बॉडी था मीन पोजीशन पे, तो एक क्या सोचेगा बॉडी जहाँ था वहीं चले जाए। तो इसके कारण ये जो वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, जिसके कारण इस बॉडी क्या चाहेगा, ये बॉडी चाहेगा मीन पोजीशन की ओर आना चाहेगा। तो ऐसे ही आएगा, लेकिन मीन पोजीशन पर ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इसमें इनर्जेटिक हो जाएगा। ये जो बॉडी हो जाएगा इनर्जेटिक हो जाएगा, यहाँ जाकर के वेलोसिटी जीरो हो गया। उसके बाद ये मीन पोजीशन की ओर एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, मीन पोजीशन की ओर फोर्स लगेगा, और मीन पोजीशन की ओर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का क्या काम है? तो रीस्टोरिंग फोर्स का काम यही है कि कोई वस्तु एक्सट्रीम पोजीशन पे है, सॉरी ये वाला पॉइंट को हम लोग मैक्सिमम, यहाँ ये वाला पॉइंट को जो बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, इस पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पोजीशन तक, एक्सट्रीम पोजीशन से, सॉरी एक्सट्रीम पॉइंट या पोजीशन लिख लीजिए, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक ये जो है फोर्स लाने का ये काम करता है। कौन सा फोर्स? तो रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। अब जैसे ही ये इनर्जेटिक बॉडी इनर्जेटिक हो गया तो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, ये बॉडी यहाँ आज आ करके फिर इधर बॉडी ऐसे जा करके यहाँ तक, सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ तक जा करके बॉडी रुक गया, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ फिर जीरो हो गया, तो ये वाला पॉइंट को भी नाम एक्सट्रीम पोजीशन रख दीजिए। अब देखिए हम लोग कहाँ तक बात कर चुके हैं, सस्पेंशन पॉइंट, इफेक्टिव लेंथ, बॉडी का मास है और स्टेबल कंडीशन में है,
तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो दूरी जो तय किया है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन लास्ट तक एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर लाने वाला जो फोर्स है, ठीक है, ये बॉडी को मीन पोजीशन के लाने की चेष्टा करती है, उसी को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी आएगा बॉडी ऐसे। अब रहा बात, ध्यान से देखिएगा, मान लिया जाए कि इस पॉइंट को हम लोग ओ मान लिए, और यहाँ पर दूसरा मार्कर का यूज कर लेते हैं, ए पॉइंट को ओ मान लिए और ए वाला पॉइंट को ए मान लिए और इस पॉइंट को हमने बी माना। तो बॉडी कहाँ से कहाँ तक गया है पहले सोचिए। जैसे ही पहले था ओ पर, बॉडी ओ पर था, ओ से कहाँ तक गया, ओ से ए तक गया, ठीक है, धक्का दिए थे फोर्स लगा कर, बॉडी को फोर्स लगाया बॉडी पर तो धक्का दिए थे, तो ए पॉइंट पर जाएगा और ए पॉइंट जाने के बाद ऐसे रिटर्न हुआ, यहाँ से फिर रिटर्न हुआ, लेकिन मीन पोजीशन पर रुका नहीं, यहाँ पर जाने के बाद पॉइंट बी तक एक फिर गया, पॉइंट बी तक गया यहाँ से, और बी एक कब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक ये जो फोर्स का इफेक्ट, इसका जो प्रभाव है घट नहीं जाए। ये ऐसे जुम ऐसे झूलते झूलते क्या होगा, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जिस कंडीशन में पहले बॉडी स्टेबल कंडीशन में था मीन पोजीशन पे, वही कंडीशन में बॉडी आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी स्टार्ट में जिस पोजीशन पे था वहीं ये बॉडी स्टेबल हो जाएगा। तो फिर यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद फिर पुनः ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे से ऐसे रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको समझिए। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच के जो न्यूनतम दूरी है, यहाँ से ओ से लेकर के ए तक जो न्यूनतम दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यानी जिसको आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड जिसको बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। याद रहेगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच के न्यूनतम दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इतना बात याद रखना चाहिए कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच के डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आयाम, आयाम कहते हैं। तो बात रहा आयाम को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ए से। तो अब बात रहा, जैसे ही बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन गया तो इसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा। देखिए एक बार ए और एक बार आने में ए, और यहाँ से एक बार गया ए और यहाँ से एक बार गया ए, यानी एक बार यहाँ से ए से लेकर बी तक गया है ये बॉडी, तो उसमें कितना ए डिस्टेंस तय करेगा, 1 2 3 4, यानी एक चक्कर लगा लिया ए से लेकर के बी तक, एक चक्कर लगा लिया तो एक चक्कर में कै गो ए हुआ, 1 2 3 4। और जो बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से कोई भी बॉडी रहे, यदि वह अपना सर्कुलर पाथ कैसा भी क्यों न रहे, एक चक्कर लगा ले, यदि कोई बॉडी एक चक्कर लगा लेता है तो उस एक चक्कर को ऐसे एक दोलन ऐसे पूरा करेगा या चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं दोलन, एक दोलन, यानी जिसको बोल सकते हैं ऑसिलेशन। अर्थात ए पॉइंट से लेकर के पॉइंट बी से लेकर के या ए से लेकर के बी तक के बीच की दूरी हम लोग को क्या कह सकते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं ऑसिलेशन। क्या कहेंगे, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन दैट मीन्स ए वाला किनारा और बी वाला किनारा के बीच की दूरी ऑसिलेशन कहलाता है। अब सवाल ये पूछ दे कि एक ऑसिलेशन कहलाता है, तो एक ऑसिलेशन में कितना एम्पलीट्यूड होगा ये बताइए। तो एक ऑसिलेशन यानी एक चक्कर की बात कर रहा है ए से बी तक पहुंचने में, तो एक ऑसिलेशन ऐसे पूछे कि वन ऑसिलेशन इक्वल टू 4 एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। याद रहेगा, एक ऑसिलेशन में कितना एम्पलीट्यूड, तो 4 गो एम्पलीट्यूड। देखिए यहाँ से 1 2 3 4, डैट मीन्स इसको हम यदि हम बोले कि एक ऑसिलेशन, ठीक है, एक ऑसिलेशन इक्वल टू 4 एम्पलीट्यूड। अब देखिए ऑसिलेशन की बात हो गया,
एम्पलीट्यूड की बात हो गया, एम्पलीट्यूड क्या होता है वो भी देख लिए, एम्पलीट्यूड भी देख लिए। अब देखिए एम्पलीट्यूड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए से। ऑसिलेशन माने एक चक्कर जो लगाता है उसको ऑसिलेशन बोलेंगे। अब देखिए एक चक्कर यानी ए से लेकर के बी तक एक चक्कर लगाया उसको ऑसिलेशन बोलेंगे। और ऑसिलेशन यानी एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल, दैट मीन्स टाइम पीरियड। यानी किसी वस्तु के द्वारा एक ऑसिलेशन पूरा करने में, किसी वस्तु के द्वारा एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहते हैं। यानी एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड कहते हैं। यानी एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अब देखिए टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोग देख चुके हैं, इसका डेरिवेशन देख चुके हैं। तो टाइम पीरियड का, इसका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है क्या होता है थोड़ा देख लीजिए। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। एल क्या है भाई, तो एल यहाँ पे इस पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ है, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और 2 पाई जान ही रहे हैं, और टी क्या है तो आवर्तकाल है। यानी ए किसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हुआ कि जो पेंडुलम के द्वारा एक चक्कर जो काट रहा है, एक ऑसिलेशन लगाने में कितना टाइम लगा रहा है उसका फार्मूला हुआ T इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए T। तो हम लोग अभी तक क्या क्या देख लिए, सस्पेंशन पॉइंट देख लिए, इफेक्टिव लेंथ देख लिए, एक्सट्रीम पोजीशन देख लिए, मीन पोजीशन देख लिए, और एम्पलीट्यूड देख लिए, टाइम पीरियड हो गया, और ऑसिलेशन तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब ज़रा देखिए एक बहुत सा इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछता है कि सरल लोलक क्या मास पर डिपेंड करता है या नहीं, सरल लोलक मास पर डिपेंड करता है या नहीं। देखिए इसका टाइम पीरियड में फॉर्मूला देखिए, तो टाइम पीरियड पूछेगा यदि सरल लोलक की मास 2 गुना कर दिया जाए या 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसा सवाल पूछता है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल 2 पाई अंडर रूट L/G होता है, और इसमें कहीं भी मास का चर्चा है नहीं है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सरल लोलक जो है मास पर निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, या मास पे डिपेंड नहीं करता, यानी द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए ये डिपेंड करता है एल का वैल्यू और जी का वैल्यू। एल मीन्स इफेक्टिव लेंथ, जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए और सवाल क्या पूछेगा, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और बात कर लेते हैं कुछ अलग अलग टर्म। चलिए ये हो गया, यहाँ से देख लीजिएगा। अब मेन जो कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सब आप लोगों के लिए ट्रेलर था, अब फिल्म में चालू होगा। देखिए हम लोग टाइम पीरियड इक्वल टू क्या देखे, हम लोग टाइम पीरियड इक्वल टू देख लिए 2 पाई अंडर रूट L/G, और यहाँ से एक और पॉइंट देख लिए कि टाइम पीरियड T इज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। जो टाइम पीरियड है मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए इस फॉर्मूला में देखिए तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G होता है, अर्थात जो टाइम पीरियड होता है अंडर रूट इफेक्टिव लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, इफेक्टिव लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अब यदि ये सवाल ये पूछेगा कि यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो सरल लोलक की आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा, तो एल का वैल्यू पहले इतना था, अब 4 गुना कर देंगे तो 4 गुना कर देंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी उसका अंडर रूट कर देंगे। यदि किसी लोलक की लंबाई कितना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, T इक्वल टू अंडर रूट 4 L करेंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट L यानी 2 गुना हो जाएगा।
नहीं। तो अंडर रूट में इसका करके देख लेना है कि 4 गुना पूछ रहा है कि 1/9 करेगा तो 1/3 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे कि जो किसी लोलक के आवर्तकाल जो है इसका जो इफेक्टिव लेंथ के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट ये पूछता है कि गर्मी के दिनों में सरल लोलक जो होता है सुस्त पड़ जाती है, क्यों? गर्मी के दिनों में सरल लोलक जो होता है सुस्त पड़ जाती है, क्यों? देखिए, ये जो लोलक होता है मीटल का बना होता है और हम लोग जानते हैं कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यदि किसी को मीटल का टेम्परेचर बढ़ गया तो उसमें क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इफेक्टिव लेंथ यानी थर्मल एक्सपेंशन के कारण, किसके कारण भाई? तो थर्मल एक्सपेंशन के कारण ये जो इफेक्टिव लेंथ होता है ये बढ़ जाता है। एल बढ़ गया, यानी एल बढ़ गया। देखिए ए वाला जो वैल्यू है बढ़ गया, किसके कारण? हीट के कारण एल का वैल्यू बढ़ गया। तो एल का वैल्यू बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, डैट मीन्स बढ़ जाएगा। इसीलिए ये सुस्त पड़ जाती है। ये जो होता है लोलक जो होता है, लोलक सुस्त पड़ जाती है, लोलक सुस्त पड़ जाती है। तो यहाँ से देख लिए कि गर्मी के दिनों में जो सरल लोलक होता है वो सुस्त पड़ जाती है, क्यों? पेंडुलम जो होती है सुस्त पड़ जाती है, क्यों? तो हम लोग ये जानते हैं कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये जो लोलक होती है मीटल का बना होता है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ थर्मल एक्सपेंशन के कारण इसका लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ गया यानी टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला पॉइंट ये देख लिए, टाइम पीरियड देख लिए, मास पे डिपेंड नहीं करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है और जी का वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। इसमें जी है कि नहीं? जी के वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब बताइए, पृथ्वी की सतह से पूछेगा कि चंद्रमा पर कोई लोलक को ले गए, पृथ्वी की सतह से वो अधिक ऊंचाई पर ले गए तो लोलक सुस्त पड़ेगा कि जल्दी जल्दी ढूलेगा, यानी इसका आवर्त काल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका देख लीजिए। यदि हम जी का ये ऊंचाई पर ले गए, ठीक है, ऊंचाई पर ले गए, ऊंचाई पर ले जाएंगे तो जी का जो वैल्यू होगा क्या होगा? ऊंचाई पर यदि हम ले जाएंगे, ठीक है, तो जी का जो वैल्यू होगा, जी का मान जो होगा घट जाएगा। ऊंचाई पर ले जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर जी का वैल्यू घट गया, ठीक है, जी का वैल्यू घट गया, तो नीचे वाला वैल्यू घट गया तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जिसके कारण ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जिसके कारण ये जो लोलक है, लोलक का जो टाइम पीरियड है बढ़ गया। लोलक का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ गया। अच्छा, कोई लोलक के टाइम पीरियड के बढ़ने और घटने का मतलब क्या है, इसको पहले समझिए अच्छा से। यदि लोलक का टाइम पीरियड आवर्त काल बढ़ने का मतलब है, मान लीजिए कि पहले जो है लोलक है एक चक्कर लगाता था 10 सेकंड में, ठीक है, अब वही लोलक ऊपर ले गए तो जी का एक पूरा वैल्यू बढ़ गया, यानी कहने का मतलब 10 से कितना हो गया? 12। यानी पहले 10 सेकंड में एक चक्कर काट लेता था, अब कितना सेकंड लग रहा है? 12 सेकंड। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे झूलेगा, अब कम लग रहा है यानी जल्दी जल्दी जैसे झूलेगा, इसका मतलब ये होगा। तो यहाँ से देख लिए। अब देखिए बहुत सा ज़्यादा कंसेप्ट इसमें बता दिया गया है आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? देखिए, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है? 0। तो यहाँ से यदि हम गतिज ऊर्जा देखें, काइनेटिक एनर्जी देखें, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। और v का वैल्यू 0 है, काइनेटिक एनर्जी बराबर इतना होता है और v का वैल्यू 0 है तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब से याद रख लीजिएगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पर गतिज ऊर्जा किसी लोलक की जो गतिज ऊर्जा होती है क्या होती है? 0 होती है। तो इधर भी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? 0 है। इतना देख लिए। अब यहाँ देखिए, और यहाँ जो लोलक की जो वेलोसिटी होगा ना, याद रख लीजिएगा, यहाँ जो लोलक की जो वेलोसिटी होगा मैक्सिमम होगी। कितना होगा? मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम होगा तो के मैक्सिमम, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो ये बात पूछा जाता है कि मीन पोजीशन पर किसी लोलक की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो अधिकतम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है? तो 0 होती है।
ठीक है। अच्छा, स्थिति ऊर्जा के बारे में यदि बोले, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोले, तो ये mgh H क्या है, ठीक है, H क्या है, तो H यहाँ से समझ लीजिए एक दूरी है, तो यहाँ पर H का वैल्यू तो है ही, मास इसमें है ही, मास तो इंडिपेंडेंट है, और G का वैल्यू है ही, तो इसमें इसका जो होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा अधिकतम होगा, और यहाँ पर भी एक्सट्रीम पोजीशन पर जो mgh का जो वैल्यू होगा क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, 0। ए वाला 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर गतिज ऊर्जा 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ से एच का जो वैल्यू ले रहे हैं ना, यहाँ से ले रहे हैं, तो यहाँ एच जो है इसके ए के बराबर हो जाएगा, तो मैक्सिमम दूरी तो यही ना है, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और इधर इसका वैल्यू भी मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा मेरा सरल लोलक पर आधारित कुछ कंसेप्ट। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।